हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ये बात तो बारहा हम भी कह चुके हैं, आप भी सुन चुके हैं कि कराची यतीम है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो भी अब तमाशा करने पे आ गए हैं और अपनी ज़िम्मेदारी, पहले तो होता था कि एक दूसरे पर डालते थे, अब एक दूसरे पर सौंपने की बातें हो रही हैं। जैसे जो कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ, आपने टीवी पर तो देख ही लिया होगा कि मेयर जो हैं वसीम अख्तर साहब, उनको जो है शर्त लगाई या तड़ी लगाई साबिक मेयर मुस्तफ़ा कमाल ने कि जनाब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब तो ये कहानी करोड़ों नाजरीन को ज़बानी उनसे सुन लें। बिल्कुल, हाँ, ज़बानी। तो बात कचरे की हो रही थी, तो कल जो है उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज बनाया गया, गार्बेज। तो वो जो है उन्होंने फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा वो भी आपने सुन लिया, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने फिर मेयर को टारगेट करना शुरू किया, तो वो ज़रा सुन लीजिए, फिर मेयर का भी बात देखते हैं। 3 महीनों के लिए भाई मेरा बॉस है भाई, जरा आप लोग सारे लोग जो है वो प्लीज इज्जत करें मेरे बॉस की, ठीक है? बिल्कुल कोई फाउल नहीं होना है, कोई फाउल नहीं होना है। वो इज्जत माँ मोहतरम मेयर साहब हैं, जनाब मेयर साहब हैं, उनको जो है वो बिल्कुल अभी कोई फाउल नहीं है सारी चीजें। लेकिन उनको जो है वो मेयर साहब, आपकी जो भी शुगल मशगुलात हैं, आपको रात अब जागना पड़ेगा मेरे साथ, आपको रात जागना पड़ेगा। इस तरह से जो है वो आज चले, पहला दिन है, आप ले लें, लेकिन इसका नोटिस नहीं, मैं आप लोगों की मैं सुबह फिर बात करूंगा। यही वसाइल, एग्जिस्टिंग वसाइल और पैसे और मशीनरी दे दो, शहर साफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो इख्तियारात के ना होने का रोना है ये झूठ है, ये साबित होगा ना, फिर लोग फैसला करेंगे ना, फिर इदारे हरकत में आए भाई। फिर इदारे, जो मैं कह रहा हूँ बार बार के नाम इस जेल में डालो, वैसे नहीं कह रहा, इस जेल में तो नाम बॉस का जाना चाहिए। अच्छा, वो समझे कि उनको वाकई इख्तियारात मिल रहे हैं और कराची में किसी को नहीं पता कि किसको कितने इख्तियार मिले हुए हैं या किसके पास कितना इख्तियार है। तो उन्होंने कहा कि जी अब मैं जो हूँ ना सारे के सारा मैं ही काम करूँगा और फला मुझे रिपोर्ट कर दे और ये कर दे। उसके ऊपर मेयर साहब भी ज़रा गुस्से में आ गए, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने कौन सा को सचमुच ज़िम्मेदारी सौंपी थी, तो ज़ाहिर एक कागज़ निकालना होता है। तो मेयर साहब ने भी आज सुबह उठते ही कह दिया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये ज़िम्मेदारी वापस लेता हूँ। सुनिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी सिंसेरिटी से गलत फ़ायदा उठाया गया। डिस्ट्रिक्ट भी मेरा, वो मेरे अंडर में आ गया, कोई आपके अंडर में नहीं है। आप पीडी गार्बेज बने हो, वो भी 3 महीने के लिए। आप एमसी के मातहत हो, आप कोई नैब के आदमी नहीं हो जो अकाउंट्स मंगा रहे हो। यू डोंट हैव दैट पावर्स। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आज उसको सस्पेंड किया है। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत, जो ज़ाहिर है जिनका बहुत कम कोई इंटरेस्ट है कराची में, तो वो भी तफरी के मोड में आ गए। उन्होंने भी कहा कि जी हाँ जी बिल्कुल, ये MQM को जो 41 अरब रुपए दिए थे मेयर साहब को, वो किधर गए, उसका जवाब दिया जाए। और वो अब हाँ करके थपकियाँ दे रहे हैं कि बहुत अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। बिल्कुल। और देखिए अच्छा, सबसे पहली बात तो अब इस पर हम बहुत मुख्तलिफ एंगल्स पे बात कर सकते हैं और पूरे दिन ही इस पे बात होती रही है। ये तो अब तक की वो बातें हो गई जो 142 चैनल हो गए। अच्छा, इसको भी टैकल करने के तरीके हैं। एक तो आप कह सकते हैं, और ये बात भी सच है, कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब थोड़ी सी अपनी ज़बान और लहजे पर कंट्रोल कर लें तो उनके आधे मसले मसाइल वहाँ ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको याद है कि जब फारूक सत्तार को इनके साथ बिठाया गया और वो सब चल रहा था, उसकी शक्ल से ही पता लग रहा था कि क्या हो रहा है, उसके साथ यूँ बैठे हुए थे। फिर ये शुरू हो गए अपने लैंड क्रूज़र, ये लैंड क्रूज़र वो, और बनी बनाई बात भी ठप हो गई। यहाँ पर तकरीबन ऐसा ही हुआ है। एक एंगल ये है। दूसरी एंगल ये है कि यार आप 5 सियासतदानों को बिठाएं और वो ही करें, वो होगा जो ये हमेशा कर रहे होते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसको एक जोक की तरह लें ना, कि एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। शायद आप ये सोच के हंसने भी लग जाएं, लेकिन फिर हंसते हंसते बंदा रुक जाता है, बिकॉज यू रियलाइज कि अगर ये एक जोक है तो पंचलाइन हम हैं बॉस, ठीक है ना? पंचलाइन आप हैं, पंचलाइन आप हैं, पंचलाइन मैं हूं, पंचलाइन पूरे कराची का आवाम है, क्योंकि कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं है। ये तो एक चीज क्लियर है ना यार। अमीन, चले बहुत मसले मसाइल हैं और ये सारे मसले मसाइल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कचरे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कचरे की ही बात हो रही है। कितना कचरा बनता है कराची में? बेसिक मैं बुलेट साहब को बता देता हूँ। बता दें। इसलिए कि
तफरी और मसाला और रेटिंग चूंकि मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर में वो हो गया है, लिहाजा वो तो हो गया। अब ये बात कर लेते हैं कचरे का। आपने जहाँ तक का रोज़ाना कराची में 15,000 टन कचरा पैदा होता है। ठीक, इसमें से दावा ये किया जाता है कि 70% कचरा दो जो लैंडफिल साइट्स हैं, मीर साकरो, जाम चाकरो और गोंड पास हब के नज़दीक जो है उनमें जाता है। ये अलग बात है कि दो लैंडफिल साइट्स की जगह कम से कम 5 चाहिए, वो एक अलग वो छोड़ दो अभी के लिए। लेकिन 70% दावा किया जाता है कि ये दो लैंडफिल साइट्स में रोज़ाना चला जाता है। बाकी 30% जो कचरा है उसके बारे में कहा जाता है कि ये हमारी सड़कों पे, गलियों में, नालों में और समंदर में जाता है। यानी रोज़ाना 4,500 टन कचरा बिल्कुल हमारी सड़कों पे रह जाता है, गलियों में रह जाता है, नालों में और समंदर में। ठीक है, ठीक चले। अब अगर मैंने इसको फिर ज़रब जमा तकसीम किया, 15,000 टन कचरा फ़र्ज़ करके कि रोज़ाना पैदा हो रहा है, इसका मतलब है कि साल में कराची पैदा करता है 54,75,000 टन कचरा। बहुत खूब। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10 साल पहले कराची था पेरिस और ये सारी खराबी 10 साल में के अंदर, चलो फ़र्ज़ कर लिया। ठीक है। इस 10 बरस के दौरान कराची ने 5.5 करोड़ टन कचरा पैदा किया, ठीक, कम से कम। अच्छा, इसमें से अगर हम ये मान लें कि 30% हमारी गलियों और सड़कों पर रह गया, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो इस वक्त भाईजान हमारी सड़कों पे और हमारे नालों में कम से कम 1.5 करोड़ टन कचरा मौजूद है। 1.5 करोड़ टन अभी और इसी वक्त मौजूद है। अब ये 1.5 करोड़ टन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मशीनरी, जो पॉलिटिकल विल चाहिए, उसका अंदाज़ा ज़ाहिर है आप लगा सकते हैं। ट्रेजेडी ये है कि KMC, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड, सर, इंडस्ट्रियल एरियाज़, पोर्ट, रेलवे, सिविल एविएशन अथॉरिटी, कुल मिला के इस वक्त कराची की ज़मीन के मालिक 19 वफाकी, सूबाई और मकामी इदारे बनते हैं। उसके अलावा लैंड माफिया की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ठीक है, हाँ। अब इनकी पॉलिसियाँ कचरे के बारे में, सफाई के बारे में क्या हैं? आई एम श्योर कि इन 16 की आज तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें 16 के 16 इदारे बैठ के ये 1 पॉइंट एजेंडा डिस्कस कर सके कि यार इसका शहर का करना क्या है, इस कबाड़ खाने का करना क्या है। आइसिंग ऑन द केक, ये मसला नहीं सॉल्व हो सकता, सॉरी मेरे मुंह में खाक, इसलिए कि KMC किसके पास है? MQM के पास है। वो 2013 में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो बना, उसका मालिक कौन है? सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। शहर की KMC MQM के पास है, सूबे की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। कचरा आधों आध बटा हुआ है और पीपल्स पार्टी और MQM का क्या रिश्ता है ये आप सब जानते हैं। सर अच्छा, दूसरा ये भी है क्योंकि अक्टूबर 2017 में 2 चाइनीज कंपनियों को, जो हम हमेशा करते हैं, कैंगजी सैनिटेशन कंपनी, उनको दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट के जी ईस्ट और वेस्ट से आप जो है ना कचरा उठाएंगे और सारा कुछ हो गया और ये नवीद सुना दी गई कि जनाब अब कराची कचरे से पाक हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड आज ये हाल है कि वो दोनों कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख हो चुके हैं और कहा गया कि कंपनियों ने अपने काम नहीं किया। हाँ, क्योंकि हमें आदत है कि हमारा कचरा दूसरा ही उठाए, हम खुद नहीं। जाहिर है कि हम तो बहुत बड़े लोग हैं। और वो कंपनियों का ये कहना है कि जनाब हमें जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, वो तो बहरहाल वो भी ठप हो गया। तो अब फ़िलहाल कोई ऐसा मंसूबा नहीं है। बिल्कुल एक वो अली जैदी साहब का है कि 175 करोड़ देखो वही है ना सर, इकट्ठे करेंगे। अगेन ये जो मतलब कॉमेडी तो छोड़ दो, ये ट्रेजेडी, इस देख में कितने हाथ है पहले तो ये सर ये आपको इसकी जो परफेक्ट स्नैपशॉट था ना, वो था जब कराची में तूफानी बारिश नहीं हुई थी। हाँ, आप सिर्फ सोशल मीडिया खोल करके देख लें। हाँ, अली जैदी कुछ कह रहा है तो पीपल्स पार्टी वाले उसके मजाक उड़ा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाला कुछ पोस्ट कर रहा है, MQM वाला उसका मजाक उड़ा रहे हैं, MQM वाले कुछ पोस्ट कर रहे हैं, सब मिलके उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एवरीबॉडी इज जस्ट पॉइंटिंग फिंगर्स एंड ब्लेम गेम, और ये कह रही है कि सर हमने इस जगह को भी साफ कराया, हालांकि ये हमारा काम नहीं था। अच्छा, आपने तो सिर्फ बात की कचरे की,
जो तल्ख हकीकत है वो ये है कि कचरा, सूरेज, बरसाती नाले और कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। कैसे मिली हुई हैं? हाँ, अब जैसे आपने जिक्र किया, अच्छा मिली हुई हैं, दे आर पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम, लेकिन इख्तियारात बटे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे आपने जिक्र किया कि सॉलिड गार्बेज कलेक्शन है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास, ठीक है जी। सूवरेज जो है वो KWSB के पास है, कराची वाटर एंड सूवरेज बोर्ड के पास। बरसाती नाले कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास है। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपकी जो बातें हैं उसमें दोहराऊंगा और उसमें से इजाफा भी करूंगा। जो 2014 में बना था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, सिर्फ उनका काम नहीं है कचरा उठाना। KDA, MDA, LDA, कराची डेवलपमेंट, मलीर डेवलपमेंट, लियारी डेवलपमेंट, उनका एक अलग काम है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स एक अलग दुनिया है, वो अपना काम करते हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट, बिन कासिम एयरपोर्ट साइट, न्यू कराची इंडस्ट्रियल, कुरंगी इंडस्ट्रियल, पाकिस्तान रेलवे, स्टील मिल, स्टील टाउन, सब एंड टाउन कमिटीज। ठीक है, तो वही वो 16, 17, 20 वो बन गए। अच्छा, कचरे और अर्बन फ्लडिंग जो हमने देखी है उसका क्या कनेक्शन है? ये जो 30% की जो आप बात कर रहे हैं ना, जावेद शमीम साहब जो KWSB के चीफ इंजीनियर थे, ठीक है, और उनकी जो अंदरूनी रिफॉर्म कराना था जो नहीं हुआ उसमें भी इन्वॉल्व थे। वो कहते हैं यार जो कचरा है वो जाता है नालों के अंदर, तो वहाँ वो फंस जाता है। जैसे कि ये जो 28 किलोमीटर का गुजर नाला है वो फ्लड हो गया क्योंकि उसमें कचरा ही कचरा। और आपने इसकी बड़ी वीडियो देखी होंगी, ये देखें सर, हमने कचरा निकाला है। गुजर नाला नहीं, हर नाला, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं। नदी इंक्लूडिंग लियारी नदी, इंक्लूडिंग मलीर नदी, इंक्लूडिंग लियारी नदी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर कहते हैं कि जो बिल्डिंग अथॉरिटीज हैं उसका भी इसमें क्या रोल है, बिकॉज ये एक बड़ी मजेदार बात है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ही बात हो रही है कचरे की, और देखिए अब क्योंकि कचरे और नालों की कनेक्शन है तो टेक्निकली इनको एक इदारे के अंडर आना चाहिए। ये नहीं कि एक KWSB देख रही है और एक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा। अब कराची में जो सूवरेज और जो बरसाती नालों का सिस्टम है ना वो अलग अलग है, क्योंकि कराची में इतनी बारिश नहीं आती। पेशावर में वो जॉइंट है, जो स्टॉर्म ड्रेन है वो भी सूवरेज की लाइन है, वो साथ मिल जाते हैं। होता क्या है कि कराची, अब कंस्ट्रक्शन का इसमें एंगल कहाँ से आता है? ठीक है, कराची में घर के बाद घर है, कुछ 100 गज के प्लॉट हो गए, 120 गज के प्लॉट हो गए, मतलब कि तकरीबन हर 20 फुट एक कोई घर है जिसका कनेक्शन है सूवरेज लाइन के साथ। ठीक है, जितने कनेक्शंस उतने जॉइंट्स, उतनी लीकेज का सवाल। ठीक है, और हर 50 फुट के बाद एक मैन होल आता है और कनेक्शन एक और जॉइंट। जब लीकेज होती है, और जाहिर है जब इतने जॉइंट्स होंगे तो लीकेज होगी सूवरेज की लाइन से, वो आपके पानी की लाइन में कैसे दाखिल होती है? और ये जो बीमारियां होती हैं हर बारिशों में, ये क्यों होती है? सिर्फ कचरे की वजह से नहीं होती, इस वजह से होती है क्योंकि कराची में के जो पानी की लाइन है उसमें कांस्टेंट फ्लो नहीं आता, कभी आता है रुकता है, कभी आता है रुकता है। जब रुकता है तो एक एयर का पॉकेट बन जाता है। अब आपको पता है बेसिक साइंस है ये कि जहां हवा आएगी तो वो सक इन करेगी, एक नेगेटिव प्रेशर है, तो वो जो लीक हुआ होता है पानी गटर के नाले का, वो आपकी वाटर सप्लाई में दाखिल हो जाता है, तो आपने बीमार होना ही होना है। माशाल्लाह लोगों ने जो पानी खींचने की मोटरें लगाई, अब ये एक और पॉइंट आ गई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मोटरें क्यों लगाई हैं? हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब, जो एक ज़माने में कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी, लेकिन फिर बेखल 2011 में उसको सूबाई बना दिया। अच्छा, जब काम बढ़ा दिया तो वो पहले भी कौन सा वो कोई मार्के मार रहे थे, तो और मजीद इनएफिशिएंसी आ गई। इनएफिशिएंसी का नतीजा क्या है कि अगर एक प्लॉट है, वहां पर 1 या 2 मंजिल की बिल्डिंग की आपने परमिशन दी है, वहां पर 7, 8, 9 मंजिल की बिल्डिंग बनी है, यानी कि अगर 20 लोगों की प्लानिंग थी, अब वो 120, 200, 220, जितने लोग उतने कमोड, उतने फ्लश और उतना कम पानी। तो फिर लगते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, सक्शन पंप खींचते हैं और वो पाइप्स को भी मजीद डैमेज करते रहते हैं, उसमें ज्यादा बल्कि कसाफत ज्यादा खींचते हैं। एग्जैक्टली। एक और बज़क़-ए-ख़ेज़ बात यह है कि जैसे अली ज़ैदी ने कुछ नालों से कचरा निकाल के सड़क पे रख दिया, अब वो ये तवक्को कर रहे हैं कि जो सड़क पे कचरा ये उठा के कोई और ले जाए,
कोई और ये कह रहा है कि मैं कहाँ से उठाऊं, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है, मैंने तो नहीं निकाला है, और मैं इसके लिए व्हीकल्स जो है कहाँ से लाऊं। ये बिल्कुल यही तमाशा उस वक्त हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम का कहा था। 1 करोड़ टन से ज़ायद मलबा सड़क पे जब आ गया तो उसके बाद मेयर कराची ने हाथ उठा दिए कि भाई तजावुज़ात तो गिरा दी, अब इन गारे ईंट पत्थर को मैं लेके कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पजामा किसी के पास है, आस्तीन किसी के पास है, दामन किसी के पास है, गिरेबान किसी के पास, और नाड़ा किसी के पास नहीं। और किसी के पास जेब नाड़े का फांसी का फंदा बना के ना आप कराची की आवाम को टांग दो, ये इससे अलावा और कोई यहाँ पे सोल्यूशन है नहीं। ये है कि जाहिर है कोई ना कोई तो हल होगा ना, कभी ना कोई तो डायरेक्शन वो करनी होगी। नहीं, कहाँ से हो रही है, आपको नजर आ रहा है होते हुए? यार एक बंदा दूसरे बंदे से बात करने के लिए तैयार एक केक के 17 हिस्सेदार हैं। हाँ। और ये नहीं पता कि किसने खरीदा है बेसिकली केक, और इसका करना क्या है और लाया। अच्छा, और छुरी भी किसी के पास नहीं है, लोग यूं खा रहे हैं, यूं खा रहे हैं जाहिलों की तरह। अच्छा, अब देखिए ये तो चले यार, सही है यार, बीमार हो जाएंगे, क्या बड़ी बात है। हाँ, मतलब कचरा है, मक्खियां हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, हम हैंडल कर लेंगे। लोगों का जो हक मारा जाता है, अगेन इसी किस्म की बद इंतजामी और इसी तरह की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तिजोरी हाइट्स की है, मैं आज ही खबर पढ़ रहा था और मुझे पता है कि यार ये कोई यूनिक बात नहीं है, इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में ये कंस्ट्रक्शन हुई, ठीक है, 182 अपार्टमेंट्स और फिर और भी अपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह। 2019 इसी साल में ये कराची टाउन बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट में लॉन्च किया, प्रोजेक्ट्स लेते रहे, ये वो, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया, पता नहीं किसी ने पढ़ा कि सर ये इलीगल है क्योंकि ये हमारी ज़मीन है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो अब ऐसा ही है, बुकिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, सब कुछ चला, फिर बड़ी कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन पता है मसला क्या है सर, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना तिजोरी हाइट्स के, वो आपको एक पर्चा दिखाते हैं कि सर ये तो देखें, सेल्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हमें NOC दे दिया है। रेलवे का कहना है कि हमारी ज़मीन है, इस पर कब्जा हुआ है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहती है सर नो प्रॉब्लम। फंसा कौन फंसा इसमें? लोग, वो लोग जिन्होंने यहाँ पर किया। अच्छा, वो जब जाएंगे वो कहेंगे कि सर, अगर किसी ने पूछा कि सर ये प्रोजेक्ट तो सही है, वो कहेंगे सर ये ले NOC। अब उनको क्या पता कि यार नहीं, असल में हमें जाना था पाकिस्तान रेलवेज, वहां पर खटखटाना था और कहना था कि सर ये जो प्लॉट है हम आपको गूगल मैप पे दिखा देते हैं, ये आपका तो नहीं। ये मामूल की बात जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अखबार में इश्तिहार आता है इंतबा का कि फला फला प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, हालांकि वो प्रोजेक्ट 1 साल 2 साल पहले मुकम्मल होके बिक भी गए, बिल्कुल चढ़ चुका होता है। हाँ। तो ये इसका मतलब है कि ये जो है दिस इज अ मेथड इन मैडनेस। दिस इज अ मेथड, ये एवी नहीं है, एवी नहीं है, एवी नहीं हुआ, ये जानबूझ के किया जाता है। माल की कहानी, माल की कहानी। आप कोई भी नया अपार्टमेंट बिल्डिंग जैसे ही वो आबाद होगा, सबसे पहले उसका गटर बहेगा। बहुत शानदार बिल्डिंग है, सारा कुछ है, लेकिन सड़क पे से उसका पानी आएगा। फिर ख्याल आएगा वो कुछ करते हैं तो ज़रा बड़ी लाइन डलवा दें और ये कर दें। वही बात है कि जहाँ 20 लोग रह रहे थे, आपने 200 लोगों की है। अच्छा, तो कैसे होगा? एक और चीज़ जो किसी की नज़र में नहीं आएगी, सड़क बन गई मार्च अप्रैल में, इसलिए कि जून में बजट लैप्स होना है। मार्च अप्रैल में सड़क बन गई और उसके बाद 3 महीने के बाद अचानक से गटर उबल पड़े और सड़क पे पानी फैल गया। 1 महीने तक कोई पानी का वाली वारिस नहीं है। जब वो सड़क टूट गई उसके बाद कोई आया और उसने जो है गटर को ठीक कर दिया। इसका उर्दू में मतलब ये है कि अब नया ठेका उस सड़क का मिलेगा। हर साल नई सड़क बनेगी, हर साल एक खास महीनों में गटर ब्लॉक होंगे, उस सड़क को तबाह किया जाएगा। तो फिर आगे और हर साल हम जैसे लोग यहाँ ही बैठकर यही बातें कर अच्छा रहे हैं। सीधी एक बात आखिर में मैं कहना चाह रहा हूँ, वो इशारा कर रहे हैं सेगमेंट ख़त्म करने का, कि ये जो 15,000 टन कचरा रोज़ाना पैदा होता है, इसमें 2,000 टन कचरा जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट का होता है, यानी सब्जियाँ, फल, हड्डियाँ, कागज़ वगैरह ये है। अगर ये 2,000 टन ऑर्गेनिक वेस्ट जमा करने का भी कुछ इंतज़ाम हो जाए तो इससे
100 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। मेरा ख्याल है कि कई थोड़ी सी इस पे ज़रा डिटेल में देखते हैं और इंशाल्लाह फिर कल, अभी हमने मसला तो बता दिया है, अब कोई हाल ही ढूंढते हैं। और अब देखो अगर ये प्लास्टिक बैग्स के ऊपर जो पाबंदी होगी, जो कि बाहर नाफिज अमल जो है वो 1 अक्टूबर से होगी, तो देखते हैं कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे और अब लाजिम है कि हम कचरा ही लाजिम है कि हम भी फेंकेंगे। और अब खबर वेलकम बैक जी। भारत का अभी तक कहना है कि ऑल इज़ वेल इन कश्मीर, बल्कि ऑल इतना वेल है कि कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ बिजनेसमैन और कुछ इंडिविजुअल्स इतने खुश हुए हैं कि अभी तक उनसे रहा नहीं जा रहा कि किस तरह मकबूजा कश्मीर की ज़मीन को काट के खाया जाए। हाल में ही CNBC इंडिया कि मैं एक शो देख रहा था जिसमें यही बात कर रही थी कि सर इतनी एक्साइटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर कि अब ज़मीन हम ख़रीद सकते हैं कि उनसे रहा नहीं जा रहा, मतलब मुंह से पानी टपक रहा है। ज़रा देखिए। Have you yet got a call, a WhatsApp message, or someone telling you what a fantastic time it is to buy property in Kashmir? With Article 35A revoked, you now have a golden chance of owning a slice of heaven on earth at throwaway prices. When we did a deep dive analysis and found what are the prices in Srinagar, we discovered that it is one of the lowest in tier 3 cities if you were to compare with some of the other comparables in India. You know, it's between 2200 to 3500 per square foot as the price. I mean, that is really, you're saying almost the cost of construction. So really the land is coming to you free of charge. यकीनन, मतलब क्या मुझे तो लगता है कि शो के बाद जो है ना वो फाइलें भी चल पड़ी होंगी, फाइलों को तो पहिए लगे होंगे। और लेकिन सिर्फ एक छोटा सा मसला है मकबूजा कश्मीर में, एक छोटा सा मसला है, कोई इशू ही नहीं है। दहरिया टाउन श्रीनगर मसला पता है क्या है कि वहाँ पर कश्मीरी भी बैठे हुए हैं, कुछ एक कौम है उसका नाम है कश्मीरी, और वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं। उसकी किसको फिक्र है? हाँ, अब उनका क्या करें यार, ये तो कंस्ट्रक्शन में हमें तो मुफ्त में स्लाइस ऑफ हेवन मिल रहा है, लेकिन जिस स्लाइस के ऊपर जो मक्खियाँ बैठी हुई हैं, मक्खियाँ मच्छर, उनका इलाज करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ इलाज करना पड़ेगा। इलाज की आपने बात की तो BBC उर्दू पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं रिपोर्ट देख रहा था। एक डॉक्टर हैं श्रीनगर के और वो खामोशी से बैठकर रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज क्यों कर रहे हैं, रिपोर्ट ही देख लीजिए। भारत के ज़ेर-इंतज़ाम कश्मीर में 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसा हो गया है कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें बुनियादी पाबंदी ये है कि इंटरनेट की सहूलत मअतल है, लैंडलाइंस बिल्कुल महदूद पैमाने पर काम कर रही हैं और मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यहाँ के हेल्थ केयर को है, यहाँ का सेहत आमा जो है वो मुतासिर हो रहा है और डॉक्टरों को जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं पेशेंट्स का इलाज करने में वो ये हैं कि वो इंटरनेट पे रिसर्च नहीं कर सकते, वो इंटरनेट पे दूसरे जो मोहल्लिक अमराज हैं उनसे मुतल्लिक जो माहिरीन रियासत से बाहर हैं उनके साथ राबिता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर उमर, पूरा नाम नहीं बताना चाहते हैं ऑब्वियस रीजंस के लिए। ये साइकिल पे पिछले कई हफ्तों से सफ़र करते हैं, लेकिन जो दुश्वारियां इन्हें इंटरनेट की वजह से पेश आ रही हैं, ये हुकूमत से गुजारिश करने के लिए यहाँ लाल चौक में सड़क पर धरने पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल नहीं की गई तो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया पेश आ सकता है। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये एहतिजाज नहीं है, ये एक इल्तिजा है हुकूमत से कि बहुत ही जल्दी ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन सकता है कि आपका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, खासतौर पे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स हैं उनका पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हम हॉस्पिटल, सेंट्रल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वी आर एबल टू प्रोवाइड देम फ्री ट्रीटमेंट। लेकिन चूंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, फोन लाइन की कनेक्टिविटी नहीं है, हम वो ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कई सारे पेशेंट, मेरे पेशेंट, बाकी डॉक्टर्स के पेशेंट अपने पैसों से खर्च करके अपनी दवाई खरीद रहे हैं, अपने डायलिसिस के लिए, अपने कैंसर कीमोथेरेपी के लिए वो अपना खुद पैसा खर्च कर रहे हैं। उमर साहब, आपका ये जो रिक्वेस्ट है इसको जस्टिफाई करना हल्का सा मुश्किल है क्योंकि हुकूमत कहती है कि आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं, एम्बुलेंसेज चल रही हैं, हॉस्पिटल्स में दवाइयों का स्टॉक वाफिर मिकदार में है, तो इंटरनेट के साथ इसका क्या ताल्लुक है? 2 बातें कहना चाहता हूँ। इंटरनेट से ताल्लुक ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पूरा इंटरनेट बेस्ड है। पेशेंट को, हर पेशेंट को एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, वो स्मार्ट कार्ड को लेके हॉस्पिटल आता है, उस स्मार्ट कार्ड को स्वाइप करते हैं, इंटरनेट बेसिस पे हम देखते हैं कि उस पेशेंट को क्या क्या दवाई चल रहा है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने स्टोर से उसको दे पाते हैं।
लेकिन जब इंटरनेट नहीं चलेगा, लैंडलाइन नहीं चलेगा, तो हम उसको दे नहीं पाएंगे। आखिरी सवाल उमर साहब, ये बताएं कि पेशेंट मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी क्या? जो मरीज हैं उनकी अमवात में इजाफा होगा अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रही? देखिए, ये अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है कि पेशेंट्स मरे हैं इसकी वजह से, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर डायलिसिस पेशेंट को, जिसको कि 3 डायलिसिस सेशन हफ्ते में चाहिए, वो अगर 1 सेशन लेगा तो वो ज़रूर डायलिसिस के बिना मर सकता है। और ये फिर इसके बाद जब ये इंटरव्यू ले लिया तो ये आप देख सकते हैं कि भारतीय फोर्सेस आई और हमारे भाई को उठाकर गाड़ी में रख दिया। अच्छा, ये डॉक्टर साहब फिर भी खुशकिस्मत है क्योंकि ये दिन दिहाड़े कैमरे के सामने हुआ है। अब इससे पता नहीं कि कोई बचत होती है नहीं होती। इनफैक्ट मैं ट्वीट देख रहा था इनके भाई की, तो वो तो बहुत ही परेशान है और वो मेरे ख्याल शायद लंदन या यूके में होते हैं। दिन में गिरफ्तार करना शायद थोड़ी सी अजीब बात है आजकल के लिए, क्योंकि दिन में क्या होता है, मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अगेन एक इंडियन वेबसाइट पे ही, कि दिन में फौजी बाकायदा फ्लायर दे रहे होते हैं कि सर ये आप फ्लायर रख लें, और फ्लायर पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 370 और 35A को बदलाव करने के कितने फायदे हैं उर्दू में। दिन में फ्लायर और रात को आधी रात 2 बजे 3 बजे छापे और उठा के ले जाएगा। तो कश्मीर का तस्करा अभी है, एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक जी। अभी आप मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात हो रही थी, तो एक चीज़ तो वाज़े है, अब एक हम में से किसी को नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा बुरा ही होगा, क्योंकि ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही। दुनिया को पता है, हमें भी पता है, और मेरा ख्याल है कि शायद धीरे धीरे भारत की हुकूमत और भारत की आवाम को भी पता लग रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहेंगे कि यार ये हमारे से गलत हुआ है और थोड़ा सा हम काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी रिवायती प्लेबुक को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिवायती प्लेबुक में क्या है, डिस्ट्रैक्ट करें, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएं। मेरा इशारा है नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं इंडिया के, उनकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या प्रेस टॉक हुई, तो ज़ाहिर है कि मकबूजा कश्मीर के हालात पे तो नहीं बात करेंगे। वो किस चीज़ पर बात करेंगे, पाकिस्तान पर और जैश ए मोहम्मद पर। जरा सुन लीजिए। हमें इंटेलिजेंस ये मिला है कि जो जैश ए मोहम्मद का जो अंडर वाटर विंग है, एक वो जो ट्रेन कर रहे हैं इनको, तो ये एक चेंज है, पर हम अब निगरानी रख रहे हैं और आपको दिलासा दिलाना चाहता हूं कि पूरे सतर्क रहेंगे हम। जी सर, जैश ए मोहम्मद की अंडर वाटर विंग, अब मुझे पता है अब जो मैं बात करने वाला हूँ मैं सारे हमारे पाकिस्तानी भाई कहेंगे यार तुम गद्दार हो, तुम अंदर की खबर बता रहे हो भारतीयों को, लेकिन ये बात 100% सच है और हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज भी आ गई है उस अंडर वाटर विंग की। अगर प्लीज़ उसको ज़रा चला कर दिखाएं। सर ये आप देख रहे हैं, ये एक बंदा हाथ में त्रिशूल है, इसकी शक्ल देखें तो पक्का जैश का लग रहा है, लंबी दाढ़ी लंबी बाल, पक्का जिहादी है। और ये देखिए इतना सियाना है कि हथियार क्या रखा हुआ है इसने अपने हाथ में, त्रिशूल, ताकि वो समझे कि ये उनमें से है। तो जी ये है जैश ए मोहम्मद की अंडर वाटर विंग, मतलब कि अ फैंटेसी जो हम दोबारा वो अपनी आवाम को बेच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, ये फैंटेसी तक महदूद नहीं रहेगी। ठीक है सर, फुटेज देख ली हमने। इंडियन मीडिया में अब कुछ वेबसाइट्स पर और कुछ के क्या नैरेटिव बन रहा है कि जी ISI रोहिंग्यों को ट्रेन कर रही है, जो पनाहगज़ीन है इंडिया में, कि इंडिया में दहशतगर्दी करें और हमले करें। मतलब सारे जो इनके जो बैड बॉयज हैं पाकिस्तान, ISI, रोहिंग्या, राइट बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश से क्या ISI कितने अच्छे ताल्लुक लग तो ऐसे ही रहा है कि शायद हो। सर आप नहीं जानते ISI को ना, वो तो अंडर वाटर विंग बना सकते हैं सर, तो मतलब अगर एक्वामैन भी ISI के साथ है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। और इंडियन आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि सर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ना ट्रबल क्रिएट करेगा वैली में। तो होना क्या है, एंड आई होप आई एम रॉन्ग बट आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन होने वाला है, उसमें इमरान खान जाएंगे वज़ीर आज़म, और उन्होंने बात करनी है मसले कश्मीर पे। ठीक है, एक इंटरनेशनल मीडिया नैरेटिव बन रहा है, स्टेट्स जो करें जो ना करें। उससे पहले मुझे डर लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कोई फॉल्स फ्लैग अटैक करना है
लाइक उरी, ये तो इमरान खान भी कहते लाइक, तो वो सही कह रहे हैं, आई एग्री विद हिम, ताकि जब वो आएंगे तो वो कहेंगे सर लुक एट दिस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उनका वो पूरा इंडियन मीडिया का नैरेटिव शुरू हो जाएगा, आतंकवादी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देशद्रोही मछलियां नहीं नजर आई हैं, ये देशद्रोही में तो ये है ना, ये अंडर वाटर विंग शायद पिराना मछली है सर, आपने पिराना फिल्म तो देखी है ना यार, यूं बंदे को खा जाते हैं। तो ये चल रहा है, मुझे इस बात का डर है। दूसरी बात ये है कि वो हम चाहते हैं कि आप मजीद आर्म्स रेस में जाएं। वो यूएसएसआर का मॉडल है कि सर अगर हम 10 रुपए खर्च सकते हैं आपसे, अगर हमने 100 रुपए खर्च करा दिया तो आप तो बैठ ही जाएंगे ना, चाहे इनकी भी अपनी इकोनॉमी साथ में थोड़ी सी डाउन हो, लेकिन हमारी क्योंकि माशी सूरत हमारी जितनी आमदनी है हम इतना लूज नहीं कर सकते, इसलिए जो लोग बात करते हैं ना एयर स्पेस बंद कर दो, अफगान ट्रांजिट रेट बंद कर दो, थोड़ा सा सोच के बात करनी चाहिए। सही बात है। और एयर स्पेस पे तो खैर क्लैरिफिकेशन आ गई कि आलमी क़वानीन, यार अगर तुम्हारी तनख्वाह 50 लाख है और मेरी 5 लाख है तो 50,000 रुपए का नुकसान हम दोनों के लिए बराबर नहीं है, सीधी बात। अच्छा, क्योंकि कश्मीर में अखबारात बंद हैं 3 हफ्ते से, इंटरनेट एडिशंस भी बंद हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं है। आपको याद होगा कि एडिटर्स गिल्ड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जनाब ये जो क्लैम्प डाउन है ये बिल्कुल कौमी मफाद में है, क्योंकि कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भासिन ने जो है कहा था कि जनाब ये पाबंदी हटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी टेकअप नहीं किया, लेकिन आज अच्छी खबर ये कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसमें सारे एडिटर्स हैं, जिसके सदर हैं शेखर गुप्ता, AK भट्टाचार्य भी हैं, उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को न सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया बल्कि कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस लें, क्योंकि कश्मीर में जो सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी उनकी जान पे बनी हुई है। तो अगर आप ये कहेंगे कि कौमी मफाद में वो क्लैम्प डाउन की हिमायत करें तो उनके खिलाफ वो उनकी जानों को खतरा हो सकता है। कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल कैप्चर मैंने नहीं देखा कभी अपनी जिंदगी में यार, मैंने तो यहाँ भी नहीं देखा। बस क्या बात कर रहे हैं, सीखने वाली बात है यार। आई थिंक देयर आर लेसन्स टू लर्न। इंटरनेशनल चले पॉलिटिशियंस, इल्हान उमर जो है यूएस कांग्रेस हमारी फेवरेट है, हमारी कांग्रेस की इल्हान उमर, इसलिए कि ट्रंप साहब उनसे चिढ़ते हैं। उन्होंने अपनी एक में मुतालबा किया है कि कश्मीर में जो कम्युनिकेशन है उसकी फौरी बहाली के साथ साथ जो इंसानी हुकूक, जमहूरी अक़दार और मजहबी आज़ादियों का एहतराम है वो बहाल होना चाहिए, और बैनुल-अक़वामी इदारों को वहाँ एंट्री देनी चाहिए ताकि वो बज़ाते खुद सूरत हाल का मुलाहज़ा कर सकें। इस बेचारी इल्हान उमर को शायद ये नहीं मालूम कि जब राहुल गांधी को ही वहाँ इजाज़त नहीं मिल रही जाने की तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से इजाज़त मिलेगी। इसके अलावा कांग्रेस की जो मुसल्लह अफवाज कमेटी है जो कि खासी इंपॉर्टेंट होती है, उसके सरबराह हैं एडम स्मिथ। उन्होंने दिल्ली में अमरीकी सफ़ीर से फ़ोन पे कहा कि मैं कश्मीर की सूरत हाल पर मुसलसल निगाह रखे हुए हूँ, मेरे हल्के के जो कश्मीरी वोटर हैं वो कश्मीर में मवासलाती राब्ते मुनक़ता होने, फ़ौजी दस्तों में मुसलसल इजाफ़े और मुसलसल कर्फ्यू पे तशवीश में मुब्तला हैं, और ये तशवीश उनकी जायज़ है। इसके अलावा बरतानिया के 2 रुकने पार्लिमान हैं, बैरिस्टर इमरान हुसैन और खालिद महमूद, वो आजकल एक बरतानवी पार्लिमानी वफ़द के साथ पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि सलामती कौंसिल अगर चाहे तो सिर्फ इजलास की बजाय आज भी फ़ाल किरदार अदा कर सकती है। अच्छा, ये तो चलेगा, आप कह सकते हैं मुसलमान हैं तो जाहिर है जो भारत की पहली भारतीय निजात अमरीकी कांग्रेस वुमन है प्रमीला जयापाल, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत ने किया है उसको वापस ले, और उन्होंने कहा कि मुझे गहरी तशवीश है कि 2000 से ज़ायद लोग अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो ये जो है उनकी अपनी जो भारतीय निजात कांग्रेस वुमन है उनकी जानिब से भी ये चीज़ आ रहा है। तो इंटरनेशनली तो हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है उनको फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये अभी क्लियर नहीं है। आज के लिए इतना ही जी, ये आखिर में कहता हूँ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।